जय भीम। जैसा कि मुझसे पहले वीर सिंह बहुत साहब ने बताई दिया, मंच पर आसीन चौहान साहब बैठे हैं, देवेंद्र जी हैं, रणवीर जी हैं, राकेश जी और यहाँ की तमाम मंदिर की प्रबंधक समिति के जितने पदाधिकारी और मेरे युवा साथियों। विषय बड़ा गंभीर है और हम सब लोग लगभग आज 48वीं मीटिंग ये कर रहे हैं। आज हमारी तीसरी मीटिंग ये है। अभी हम 100 क्वार्टर जो है फिरोज शाह कोटला मैदान करके आए हैं, नांगल में मीटिंग करके आए हैं आज दिल्ली गेट पे। और लगभग सब जगह हमने ये तय किया कि या तो हम घर बैठे रहें और आपस में यही करते रहें कि जो देश में हो रहा हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम उठें और अपने समाज से चिंतन मंथन मनन करें, कुछ अलग जगहें आपस में चर्चा विचार विमर्श करें कि इस वक्त देश दुनिया में क्या हाल है, हम किस स्थिति में हैं और क्या ऐसे ही चलता रहेगा, क्या हम इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं, क्या इसको हम रोक सकते हैं, या सब ऐसे ही होता रहेगा। तो इस सब पर हमने एक ये विचार गोष्ठी दिल्ली में बुलाई थी गढ़वाल भवन में मार्च में, और तब से हम निरंतर दिल्ली के मस्ती बस्ती मोहल्ले मोहल्ले में हम चर्चा कर रहे हैं, संविधान व लोकतंत्र बचाने की इस मुहिम को अभियान को छिड़े हुए हैं। मुझसे पहले बहुत साहब ने भी आपको बताया कि किस तरीके से इस संविधान कितना इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट है। मैं तो आज इस मंदिर प्रांगण में खड़े होकर कहता हूं कि ये संविधान जो है ना, इस देश में जो रामायण है या गीता है या कुरान है या बाइबल है या गुरु ग्रंथ साहिब है या और तमाम जितनी धार्मिक किताबें हैं, उन किताबों को पढ़ने का हक अधिकार और उस धर्म को मानने का अधिकार भी इस किताब की वजह से ही मिला है, इस संविधान की वजह से मिला है। तो ये संविधान जो है बहुत पाक और पवित्र ग्रंथ है, जो कि भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि हमारे पूर्वज थे, हमारे अपने थे, उन्होंने बना कर दिया और बड़ी मशक्कत और बड़ी मेहनत से दिया। जो इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के लोग थे, उन्होंने सबने बहाना लगा दिया था, कोई बीमार हो गया था, किसी के बच्चे बीमार थे, कोई खुद बीमार हो गया था। बाबा साहब ने घंटों बैठकर रातों जाग कर इस संविधान को, इस डॉक्यूमेंट को बनाया और इतना खूबसूरत बनाया कि इस संविधान की खूबसूरती देखिए कि इस संविधान में ऊंच नीच, गरीब अमीर, महिला पुरुष, गांव में रहने वाला आदमी, शहर में रहने वाला आदमी, अनपढ़ आदमी की पढ़ा लिखा आदमी, पैसे वाला की गरीब, सबको समान अधिकार है, समानता का अधिकार है, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार है, समाजवाद का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। ऐसा भी तो हो सकता है कुछ लोगों ने उस वक्त तय किया हो कि गरीब लोग जो है उन्हें वोट का अधिकार से बाहर रख दो, या जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको बाहर रख दो, या महिलाओं के साथ तो उस टाइम दोयम दर्जे का व्यवहार था कि महिलाओं को बाहर रख दो, केवल पुरुष देंगे, या दलित वंचितों को बाहर रख दो, इन्हें इसमें केवल अगड़ी जातियां देंगी। लेकिन बाबा साहब ने कहा नहीं, इस वोट की ताकत में हर उस देश के नागरिक को दूंगा जो इस देश में पैदा होता है, और उसको समानता का अधिकार मिलेगा। वो जिस मर्जी धर्म को माने, जिस मर्जी मजहब को माने, जिस मर्जी प्रांत में रहे। अब आप यहां से जाके महाराष्ट्र रहने लगो, आप कहीं भी चले जाओ, देश के किसी कोने में पढ़ सकते हो, आजादी से आ जा सकते हो, वो सब इस डॉक्यूमेंट की वजह से है। और आज इस डॉक्यूमेंट को क्यों खतरा है और क्यों हम लोग पागलों की तरह अपने घर से सुबह से निकलकर ये चर्चा और विमर्श कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इस देश के संविधान को जो अब की केंद्र में सरकार बैठी है, जो अब की विचारधारा है, और अगर खुल के कहें तो आरएसएस की जो विचारधारा है, वो इस संविधान के बहुत ज्यादा सख्त खिलाफ है। आरएसएस के जो संघ संचालक हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने अपने नागपुर के एक बहुत बड़े सेशन दशहरा पे इनका बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है शस्त्र पूजा का, उसमें उन्होंने कहा कि संविधान की इस वक्त समीक्षा की बहुत जरूरत है। फिर इनके आनंद हेगड़े जो कर्नाटका के एमपी हैं, उन्होंने कहा इस संविधान को बदलना चाहिए। अभी आपके बगल से अरुण गोविल जो राम का किरदार निभा रहे थे रामायण में, मेरठ से जो लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि संविधान में बदलाव हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। ज्योति मिर्धा जो राजस्थान से इनकी एमपी की कैंडिडेट लड़ रही है, वो कहती है संविधान को तो बदलना ही चाहिए। फिर एक इनके लल्लू सिंह है जो एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं 400 सीट ला दो, इस पूरे संविधान को ही उखाड़ के फेंक देंगे। तो इतनी इनको चिड़न क्यों है इस संविधान से? क्योंकि इस संविधान में हर कमजोर व्यक्ति को ताकत दी है। बाबा साहब ने यह कहा कि जो पिछड़े सदियों से बहुत साल तक पिछड़े रह गए, उनको हम आगे लाने के लिए चाहे आरक्षण का माध्यम बनाया, चाहे SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट दिया, चाहे महिलाओं को मैटरनिटी लीव का अधिकार दिया, चाहे वो सरकारी जॉब्स पाने का अधिकार दिया। ये सब सारे अधिकार, कुछ भी चीज का आप अधिकार अगर इस देश में खुली हवा में सांस लेने का जो अधिकार है, सब अधिकार इस संविधान से मिले। लेकिन 2004 में इसी विचारधारा की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी की,
और उन्होंने एक मंत्रालय बनाया जिस मंत्रालय का नाम था विनिवेश मंत्रालय, डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री। और उस मिनिस्ट्री में एक मंत्री बनाए अरुण शौरी साहब। अरुण शौरी जी ने बहुत रिसर्च करके, क्योंकि आरएसएस का दिमाग था, उनको लगा कि अब ये जो इतने गरीब तबके के लोग हैं, वंचित तबके के लोग हैं, जो आरक्षण के माध्यम से कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियां पाने लगे हैं, इनके घरों में तरक्की, खुशहाली, उन्नति आ गई है, पैसे आने शुरू हो गए हैं, अपने घर बार अच्छे बनाने लगे हैं, रहन सहन अच्छा कर लिया है, अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है, बाहर भेजना शुरू कर दिया है, तो क्यों ना इनकी तरक्की को रोका जाए। अब आरक्षण को डायरेक्ट कहते कि आरक्षण खत्म करेंगे तो बवाल होता, क्योंकि इन्हें वोट भी चाहिए। तो इन्होंने बड़ी चालाकी से 2004 में इस डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बना के कि देश के जो सरकारी विभाग है वो खतरे में है और उन पे पैसा नहीं है, तो उसको खत्म करने के लिए इन्होंने ठेकेदारी प्रथा ले आए। 2004 से जितनी हमारी नौकरियां थी, बहुत सारे भाई बता रहे थे हम गाजियाबाद म्युनिसिपैलिटी में, आने वाले लोग गाजियाबाद म्युनिसिपैलिटी के सफाई कर्मचारी भी पक्के नहीं लग पाएंगे। क्यों? क्योंकि ठेकेदारी प्रथा का जो ये अभिशाप इस विचारधारा ने, इस सरकार ने हम पर थोपा, ताकि हमारे लोगों पर एक एक कुठाराघात हो, ताकि हम लोग सरकारी नौकरी जो पाकर खुशहाली तरक्की की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगे थे, उसको इन्होंने ब्रेक लगा दिया। फिर इन्होंने पेंशन पे ब्रेक लगा दिया। तो इस तरीके से ये एक बड़ी घटिया मानसिकता की सरकार है, जो हमारे लोगों को वापस पुनः उसी मनुवादी व्यवस्था में लाना चाहती है, जहां ये कुछ चंद लोग राज कर रहे थे और हम सब लोग इनके कौन थे? दास थे, गुलाम थे, सेवक थे। तो ये उसी व्यवस्था को दोबारा लागू करना चाहते हैं और संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि ये संविधान जितना मजबूत है और मजबूती से संविधान ये लागू, और जो जो इसमें एक एक शब्द लिखा है वो सारे शब्द सरकार माने और उनको इंप्लीमेंट करे, ताकि हमारे लोगों का, कमजोर से कमजोर तबके का, जो अंतिम पागा लाइन में बैठा, उसको भी इसका हक मिले, अधिकार मिले। अब ये संविधान कैसे खतरे में है? देश की सर्वोच्च न्यायालय के 4 जज, सिटिंग जज, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि भैया ये पूरे देश की न्यायपालिका खतरे में, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई है, ये हम पर जबरदस्ती प्रेशर बनाकर अपने पक्ष में फैसले करा रही है। तो देश के 4 सिटिंग सर्वोच्च न्यायालय के जज जब खतरा बता रहे कि हम खतरे में हैं, देश में आज कौन सा ऐसा तबका है जो खतरे में नहीं है? लोकतंत्र इसलिए खतरे में है। देश में जो खिलाड़ी मेडल लेके आई थी, वो आरोप लगा रही थी कि बृजभूषण शरण, आपके जो एमपी हैं, वो हमें महिलाओं को तंग कर रहे हैं। उल्टा उसको सैक ना कर इन्होंने उन महिलाओं को रोड पे, सड़क पर घसीटा और वो जंतर मंतर पर उनको पीसफुली धरना तक नहीं करने दिया, जो खिलाड़ी हमारे लिए गोल्ड मेडल्स लेके आए। फिर उसके बाद दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान 1.5 साल पड़ारा काले कानून जबरदस्ती लागू कर रहे थे, जो अन्नदाता था, और उनके ऊपर लाठियां भांजी। सर्दी गर्मी में बुजुर्ग, औरतें और महिलाएं, 750 से ज्यादा लोगों ने उन्होंने जान गंवाई, शहादत दी किसानों ने। उस सरकार के खिलाफ है, जवानों के ये खिलाफ है। जवानों में 4 साल की नौकरी, जैसे आप जैसे युवा जो हट्टा कट्टा तगड़ा सोचता है कि चलो मुझे फौज की नौकरी मिल जाएगी, उसको भी इन्होंने प्राइवेट करके अग्निवीर योजना का नाम दे दिया और कहा कि केवल तुम्हें कितने साल नौकरी करनी है अग्निवीर में? 4 साल। आप बताइए, एक 18 साल का बच्चा नौकरी लगे और 22 साल में रिटायर हो जाए, तो 22 साल बाद फिर वो क्या करेगा? और उसकी खुदा न खास्ता दुश्मन की गोली लग जाए तो उसको शहादत, शहीद का दर्जा भी नहीं देंगे, उसको और सुविधाएं भी नहीं देंगे। तो किसान खतरे में है, जवान खतरे में है, नौजवान, युवा जो है सबसे ज्यादा इस वक्त खतरे में है, क्योंकि युवाओं के साथ इस सरकार ने सबसे बड़ा धोखा किया है। आज बार बार हम सब बाबा साहब के अनुयायी, सब सिपाही कहते हैं, अभी वीर सिंह साहब भी कहते हैं पढ़िए। आज तो स्थिति हो रही है, कुछ लोग तो हमारे पढ़ ही नहीं रहे और जो बेचारे पढ़ रहे हैं, ये साथी अभी बता रहे हैं इन्होंने नेट क्लियर कर लिया है और मास्टर्स कर रहे हैं सोशल वर्क में आज, लेकिन लेक्चरर लगने के लिए इतना आसान नहीं है। नेट करने के बाद भी इनको लगेगी नौकरी कहीं, तो क्या करेंगे? इनको गेस्ट टीचर लगाएंगे, इनको एडहॉक लगाएंगे, फिर 20 साल तक ये भाई साहब एडहॉक पे चलते रहेंगे, फिर किसी नेता की चमचागिरी, गवर्निंग बॉडी पकड़ेंगे, तब कहीं जाके पक्के हो सकते हैं। और कई तो ऐसे बेचारे पूरी जिंदगी एडहॉक पर ही चले जा रहे हैं। एडहॉक में कितनी तनख्वाह मिलती है? 10,000, 15,000। शोषण कितना है? यानी कि समझिए, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है, जिसने नेट भी क्वालिफाई कर लिया है, मास्टर्स भी कर लिया है, उसके साथ भी इन्होंने वही ठेकेदारी प्रथा का काम शुरू किया है। देश में इस सरकार ने 2 करोड़ रोजगार सालाना, यानी 20 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था, सरकारी नौकरी। और आज 20 करोड़ नौकरी देने के नाम पर जब आरटीआई हम लोगों ने लगाई, तो कुल 7 लाख नौकरी पूरे देश में इन्होंने पिछले 10 सालों में दी है।
और बेरोजगारों के साथ, युवाओं के साथ तो इस सरकार ने सबसे ज्यादा धोखा किया। इस टाइम 75 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है, 83% लोग बेरोजगार हैं पूरे देश में, 83% लोग। और सरकारी नौकरी तो बिल्कुल इन्होंने खत्म कर दी है। जो सरकारी नौकरी लग सकती थी वो बैकलॉग जो है उसको भी पूरा नहीं कर रहे हैं, बंद कर दिया है, ताकि ये लोग नौकरी लगे तो इनको तरक्की मिलेगी, इसलिए इनको भटकने दो। हाँ, इनको एक आइडिया जरूर दे दो कि भैया कुछ नहीं हो रहा तो पकौड़े पकौड़े तल लो, पकौड़े की दुकान कर लो, चाय की दुकान कर लो। इस तरीके के जुमले हम लोगों पर ये छोड़ने जा रही है। 15-15 लाख आपके बैंक अकाउंटों में देने की बात कर ही रहे थे। वो काना बाबा जो सुबह सुबह योगा सिखाता है, वो सारा इकोनॉमिक्स बन गया था। वो बता रहा था आप ऐसे ही आपके बैंकों में 2-3 करोड़ रुपए आ जाएंगे जब काला धन आएगा। वो कहां है काला धन? अब समझ ही नहीं आया। 10 साल हो गए इस सरकार को, अब काला धन कहां भाग गया? कहां विदेशों से पैसा जो छुपा हुआ था कहां चला गया? वो नोट है। हाँ, बता रहा हूं सर, नोटबंदी जो है, नोटबंदी आप लोगों ने थोपी जब आपको, तो पता लग गया था कि अपना पैसा निकालने के लिए आपको लाइन में लगना था और एक दिन में 5,000 रुपए से ज्यादा निकाल नहीं सकते थे। इस तरीके की 4,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते थे। तो इस सरकार ने तो हमें हर मामलों में ही ठगा है। महंगाई की बात पे अगर करो तो महंगाई जो पिछली सरकार के में 400 रुपए का सिलेंडर था, आज 1100 का है। 60 रुपए का डीजल पेट्रोल 110 रुपए का है। तेल के दाम डबल है, आटे के दाम डबल है, चाय पत्ती है, चीनी है, सब्जी है, आपका दूध है, आपका फ्रूट्स है, किसी भी चीज के दाम ले लीजिए, बसों के किराए ले लीजिए, ट्रेन का किराया ले लीजिए, प्लेन का किराया ले लीजिए, बिजली का बिल ले लीजिए, पानी का बिल ले लीजिए, हाउस टैक्स ले लीजिए, 3 गुना रेट हर चीज में बढ़ गए हैं। यानी कि बेरोजगारी चरम पर है, पैसा आ नहीं रहा, और जो पैसा हमें अपने जीने के लिए, लाइवलीहुड के लिए चाहिए, वो 3 गुना बढ़ गया है। तो इसीलिए यही संविधान को खतरा है। संविधान को खतरा मतलब ये नहीं कि इस किताब को कोई जला रहा तो वो खतरा है। संविधान को खतरा यह कि इसमें, संविधान में यही लिखा है कि सरकारें जो हम लोग चुनेंगे 5 साल के लिए, वो हमारी बेहतरी के लिए काम करेगी, वो सामाजिक न्याय के लिए काम करेगी, वो अपने फायदे के लिए नहीं करेगी। सरकार कोई प्रॉफिट मेकिंग संस्था नहीं है। सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई है, जनता ने बनाई है, तो जनता के काम आने चाहिए। और जनता में भी उसके काम सबसे ज्यादा आने चाहिए जो सबसे वंचित तबका है, सबसे गरीब तबका है, सबसे पिछड़ा हुआ है, उसको आगे लाने का काम ही सरकार ने किया था। तो ये वो वाली विचारधारा है। एक विचारधारा वो थी जिसने हमें थोड़ी सरकारी नौकरी भी दी थी, हमें 20-20 गज के प्लॉट दिए, 80-80 गज के प्लॉट दिए, खेती की कुछ जमीन दी, 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया, SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट चलाया, राशन की दुकान देते थे, तेल की दुकान देते थे, बस मेटाडोर देते थे, कोयले की टाल देते थे, गैस की एजेंसी, पेट्रोल पंप देते थे। वो भी एक विचारधारा थी जो थोड़ी थोड़ी हमें इकोनॉमिकल एम्पावर कर रही थी। आज ये किस तरीके की विचारधारा है जो हमको रोक रही है? और भ्रष्टाचार के मामले में तो इस विचारधारा ने, इस पार्टी ने, इस सरकार ने सारे अब तक के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस देश का सबसे बड़ा महाघोटाला जो है वो आपको इलेक्टोरल बॉन्ड है, जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय ने इनके मुंह पर करारा टाइट स्लैप देके लगाया है कि इमीडिएट इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप अपनी वेबसाइट पर सारा रिकॉर्ड डालिए कि किस किस पार्टी ने किस किस बिजनेस हाउसेस से, कितने इंडस्ट्रीज से पैसा लिया। और ये एक तरफ ये था कि एक तरफ इस हाथ लीजिए और इस हाथ दीजिए, यानी कि सरकार ने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी को पैसे दीजिए और कल आप आइए, आपको रोड का काम चाहिए, आपकी कंपनी को देंगे, हाईवे का काम चाहिए, आपकी कंपनी को देंगे, लाइट का काम चाहिए, अपनी कंपनी को देंगे। और तो और यहां तक ये भी करा कि कुछ कंपनियों को इन्होंने रेड मारी और उनको कहा कि आप ये गलत कर रहे हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और एनआईए की। और अगले दिन उन कंपनियों के 70% से ज्यादा शेयर अडानी ने खरीद लिए। यानी कि धमकी देकर लोगों की कंपनियां भी हड़पी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल इस इलेक्टोरल बॉन्ड से 2 फायदे किए। एक तो दूसरी पार्टियों के एमएलए एमपीज को खरीद कर अपनी सरकारें बनाई हैं। अरुणाचल में इन्होंने चलती चलाई सरकार जो संवैधानिक रूप से चुनी गई थी जनता के द्वारा, वो तोड़ी, मध्य प्रदेश में तोड़ी, गोवा में तोड़ी, कर्नाटका में तोड़ी। तो ये सरकार तो महाराष्ट्र में खत्म की। सब जगह इसने जो हमारे जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें थी उनको पैसे का लालच देके, या ईडी, सीबीआई, एनआईए का लालच देके, इनकम टैक्स का डराव देकर इन्होंने सारी सरकारों को तोड़ने का काम किया। तो इस सरकार का ना इस लोकतंत्र में विश्वास है, ना इस संविधान में विश्वास है, ना वो गरीबों को कुछ दे सकती है, ना वंचितों को कुछ दे सकती है। और अंत में इस सरकार ने सबसे ज्यादा अगर कोई कुठाराघात किया है तो हम सब दलित लोगों पर, शेड्यूल कास्ट लोगों पर किया है। हम कैसे भूल सकते हैं कि इस 15-20 किलोमीटर दूर, यहां से 50 किलोमीटर दूर मनीषा वाल्मीकि के साथ इस विचारधारा ने, इस सरकार ने क्या किया है? उस लड़की के साथ रेप किया,
उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी, उसकी जीभ काटी, उसको जब हॉस्पिटल में एडमिट किया गया उसके बाद उसकी डेथ हुई। रात में उसके घर बॉडी ना देकर रातों रात पेट्रोल डालकर डीएम और एसएसपी ने उस लड़की की लाश को जलाया ताकि उसके जो सबूत हैं, स्पर्म्स है, सीमेंस है, वो सब एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए। और बाद में जो वकील वहां केस लड़ने गए इलाहाबाद हाई कोर्ट, उनको मारा पीटी करी ताकि एक डर पैदा। और उसमें से 4 में से 3 जो लड़के थे ठाकुर समाज के, बेटा चुप हो जाए यार, एक मिनट, 5 मिनट में खत्म कर रहे हैं, तो उनको इन्होंने 3 लड़कों को बाइज्जत बरी कर दिया। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार जिस विचारधारा ने उस लड़की के साथ रेप किया, जघन्य अपराध किया, वो कैसे चाहेगी कि इनको न्याय मिले। मणिपुर में सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र घुमा रहे हैं, उसकी वीडियो बना रहे हैं, उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं, और देश में सरकार, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश में एक दलित समाज के व्यक्ति पर इनका विधायक सरेआम पेशाब कर रहा है उसके मुंह पर, पूरे देश ने देखा है यूट्यूब पर। तो आप सब कहीं भी आज उठा के देख लीजिए, किसी भी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, राजस्थान में चले जाइए, अगल बगल के राज्यों में चले जाइए, कोई भी व्यक्ति अगर मूंछ रख लेता दलित समाज का तो उसको मारा पीटी करते हैं। कोई अगर ठाकुरों के घरों के आगे से आज भी अगर बारात चली जाए तो घोड़े पे बारात नहीं चढ़ने दे रहे हैं। तो ये विचारधारा, इस संविधान में जितनी शक्तियां हमें मिली है, उस शक्तियों को कहीं ना कहीं कुचलने का काम कर रही है। तो जो सरकार हमें कुचलने का काम कर रही है, जो विचारधारा हमें पीछे फेंकने का काम कर रही है, तो हमारे पास अब एक ही मकसद है, क्योंकि ये सही समय है, माकूल समय है चुनाव का, तो हम अपने वोट की ताकत से जो संविधान में बाबा साहब ने दी है उससे परिवर्तन करके वोट की चोट दें और इस सरकार को, इस विचारधारा को करारा और कड़ा जवाब दें किसी भी कीमत पर। आप ये समझ लीजिए, ये विचारधारा हमारे लिए ना कभी थी, ना कभी है, ना कभी रहेगी। इसको किसी भी कीमत पर इस बार रोकना है। इसीलिए हमने चुनाव से पहले मुहिम शुरू की है। हम 19 मई को दिल्ली में एक बहुत बड़ा समागम भी कर रहे हैं, स्टेडियम में सारी जगह के लोगों को बुलाकर भी एक ताकत का शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे और सबको बताएंगे कि ये सरकार इस बार नहीं आएगी। और आने वाली सरकारों को भी हम ये बताएंगे कि अगर आपने भी नहीं सुनी तो फिर आपके खिलाफ भी इस तरीके का एक जन आंदोलन हम करेंगे। ये आज हम कहना चाह रहे हैं। अंत में मैं ये बात कहूंगा कि बोलना है तो आज बोलिए, चुनाव के बाद बोलने का कोई अर्थ नहीं। साथ में आना है तो आज आइए, चुनाव के बाद आने का कोई अर्थ नहीं। समाज को जगाना है तो आज जगाइए, चुनाव के बाद जगाने का कोई अर्थ नहीं। लोकतंत्र व संविधान को बचाना है तो आज बचाइए, चुनाव के बाद बचाने का कोई अर्थ नहीं। और अपने वोट से भाजपा की ताकत, भाजपा को हराना है, हटाना है तो आज तय करिए, चुनाव के बाद तय करने का कोई अर्थ नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया करता हूं और अंत में जय भीम, जय संविधान, जय मूल्यवासी।